अब समझ नहीं आ रही मैं इसके जवाब में क्या कहूँ। नहीं वो कहते हैं ना जी पूरी बात किया हाँ, तो मैंने पूरी बात कर दी। मैं कहा थोड़े अरसे तक आप खुतबा देता शुरू हो जाए। नहीं अगर इनका बात चले हाँ, तो यही होगा प्रोग्राम, फिर हम शुरू करेंगे कुछ और चीज का। हाँ। मामला शायद उधर ही जा रहे हैं आप तो ऐसे ही लगता है। हाँ। तो लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे ये आपका सलाम करना। हाँ, आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई एम ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय गवर्नमेंट्स एफर्ट्स जो इन दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सिलसिले में वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब पीटीआई की हुकूमत रुखसत हुई तो वो शेर है ना, अजियत मुसीबत मलामत बुलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। जो लोकल पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की क़यादत थी उसको तो अच्छा ग्रिल किया गया, अरेस्ट हुई, फिर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, लेकिन जो डटे रहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, तो वो पावर थे। वेंटिलेटर पे पीटीआई की पावर थी। हाँ, उन्होंने नथ डाली हुई थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, आपको पता है? हाँ। अच्छा डाली। हाँ, मगर वो उनको इन हैंड लिया जा रहा है। ये मैं आपसे सुनना चाहती थी। तो ये हुआ कि शायद फर्स्ट टाइम, आपकी भी याददाश्त में होगा, मैं आपसे भी जानूंगी, फर्स्ट टाइम एक ओवरसीज़ कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुलाया गया, 2 रोज़ा 3 रोज़ा, और उसके लिए तकरीबन 1000 से ज़ायद कहा जा रहा है नुमाइंदे दुनिया भर से शरीक हुए, 60 कंट्रीज से, और उनके कोई 14 निकाती मुतालबात भी थे जिसके लिए वज़ीर आज़म ने खुसूसी अटेंशन देके कुछ गैर मामूली इंसेंटिव्स दिए हैं, और इसहाक डार साहब की सरबराही में एक कमेटी भी बना दी है। अब उस ओवरसीज़ कन्वेंशन में जो मनाजिर थे वो काबिल दीद थे, काबिल दाद थे, ये तो आप बताएंगे, वज़ीर आज़म भी थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, और भी बहुत सी नुमाइंदगी थी। मेरा आपसे सवाल यहाँ ये है कि ये कन्वेंशन या ये कॉन्फ्रेंस ओवरसीज़ की क्यों बुलाई गई इस मौके पर, और क्या जो मकासद इससे वाबस्ता थे वो हासिल हो गए, पूरे हो गए? हाँ जी, बात यह है कि पीटीआई के ऊपर पहले तो डोमेस्टिक क्रैकडाउन आया जी। वो क्रैकडाउन में काफ़ी कामयाब रहे वो। बहुत सा खौफ फैल गया। अब लोग निकलते नहीं इतनी आसानी के साथ जी। सख्ती की गई, जेलों में डाला गया, बेलें नहीं होने दी, वगैरह वगैरह। तो एक तो ये था कि क्रैकडाउन कामयाब रहा, जिसकी वजह से अब पीटीआई के जो लोग हैं वो ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ नहीं जाते, प्रोटेस्ट की तरफ नहीं जाते। उन्हें पता है कि अगर ये हार्ड लाइन आ रही है तो फिर जेलें काटनी पड़ेंगी। जेलें काटने का मतलब है टिंडे खाने पड़ेंगे। और हमारे अपर मिडिल क्लास के लोग जो हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं वो पसंद नहीं करते जेल जाना। तो मेरा ख्याल है एक तो ये क्रैकडाउन जो आया है बड़ा इफ़ेक्टिव रहा है। दूसरी बात ये कि एक डोमेस्टिक तो हो गया, उसके बाद अदालतों को भी डिफैंग कर दिया गया। अब आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से अदालतों का जो हाल है कि अदालतें भी वो रिलीफ जो पहले मिल रही थी वो नहीं देने के लिए तैयार। वहाँ भी बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। सो वो भी उसको भी स्टिच अप कर लिया गया है कि अगर कोई रिलीफ मिल सकती थी एक क्वार्टर से तो वो रिलीफ भी अब नहीं मिल रही, वो भी स्टिच अप हो गया है। अब रह गया क्या कि एक महाज रह गया था जहाँ पीटीआई बड़ी एक्टिव थी, वो थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। यहाँ बहुत सी डिस्कशंस होती रही कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बड़े एक्टिव हैं, ख़ुसूसन यूएसए में। वहाँ तो कांग्रेस तक वो पहुँच गए और ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने वहाँ प्रोपेगेंडा भी किया और कैनवसिंग भी की खान साहब के लिए। और एक स्टेज ऐसी थी कि लगता था कि आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, आज बयान आया। यहाँ तक कि यहाँ तो पीटीआई वालों ने कहा जी कि अगले महीने वो रिलीज़ हो जाएगा, अगले महीने ये हो जाएगा, इसी महीने, अगले देखते चले 7 दिन के बाद ये हो जाएगा। तो जाहिर है वो एक जेन्युइन थ्रेट थी, बिकॉज फिर कांग्रेस के अंदर भी कोई बिल पास होने शुरू हो गए, या एटलीस्ट फ्लोट होने शुरू हो गए, पास हुए या नहीं हुए वो तो भी नहीं हुए। और फिर कुछ वहाँ के कांग्रेस में कुछ इंटरव्यूज़ भी की, ट्वीट्स भी की। तो यहाँ थोड़ी सी घबराहट तो थी कि यार ये क्या हो रहा है। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है मीटिंग्स भी हुई कि फिर क्या किया जाए, इनको कैसे न्यूट्रलाइज़ किया जाए। अब यूके का इतना फ़िक्र नहीं था इनको, वहाँ तो ज़्यादातर जो डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हो रही थी वो डेमोन्स्ट्रेशंस ही होती थी, कोई ज़्यादा गिरफ्तारियाँ नहीं होती थी। वो लोग वहाँ की पार्लियामेंट तक नहीं पहुँच सके, इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी नहीं है वहाँ यूके के अंदर। यूएसए के अंदर क्योंकि कानून फ़र्क है, लॉबिंग अलाउड है और डोनेशंस भी अलाउड हैं और उसकी एक हैसियत भी है, तो वहाँ कामयाब भी रहे। बिकॉज ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली प्रोफेशनल्स जो हैं दे क्वाइट रिच, उनके लिए $1000 देना
इट्स नो इशू। और अगर 1 लाख है तो वो तो यू आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। फिर लॉबिंग करना, फिर हायर करना, दे आर ऑल केपेबल ऑफ इट। और लीड जो है वहाँ वही प्रोफेशनल्स किया है, स्पेशली डॉक्टर्स। अच्छा। सो ये सिचुएशन थी, इट वाज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। और यहाँ मेरा ख्याल है डिस्कशंस हुई कि इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो फिर मेरा ख्याल है ये फैसला, 2-3 फैसले हुए। एक तो ये फैसला था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को थोड़ा सा दरार डाली जाए उनके अंदर, बिकॉज इस वक्त बड़ी यूनिटी शो हो रही है और उसके अंदर कोई डिविजन्स क्रिएट किए जाएँ। और मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हो गए। जिस तरीके से वहाँ के कुछ लोगों को यहाँ दावत दे के बुला लिया गया और वहाँ बैठा दिया गया, उनकी अब क्रेडिबिलिटी नहीं रही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर। तो आप समझें कि इस कामयाबी के साथ ओवरसीज़ प्रोफेशनल्स के अंदर दरार डाल दी गई। और मैं हैरान हूँ कि इतनी इनकी लैक ऑफ पॉलिटिक्स थी कि इनका ख्याल था कि ये आएंगे और यहाँ मिलेंगे DGI के साथ और पता नहीं इनको क्या रिलीफ मिल जाएगी, क्या इनकी ब्रीफिंग थी। बट आई थिंक इट वाज अ वेरी स्टूपिड मूव और दे हैव लॉस्ट आउट ऑन दिस। एंड एस्टैब्लिशमेंट कामयाब हो गई। ब्रिलियंट प्ले बाय द एस्टैब्लिशमेंट। देखिए ना, यू हैव टू लुक एट द, इसको कहते हैं रियलिज्म। एस्टैब्लिशमेंट वाज रियलिस्टिक, दे न्यू व्हाट टू डू। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लीडर्स वर अनरियलिस्टिक, एम्बिशियस, कमज़ोर, एंड आई थिंक दे सकम टू दिस। तो आधी दरार तो डाल दी। अच्छा। आप देखिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामबाजी शुरू हो गई, हमें बताया नहीं, हमें पूछा नहीं, आप कौन होते थे, कैसे गए, कौन आपको लेके गया, एंड सो ऑन। और मिला कुछ नहीं इनको। जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि लॉलीपॉप दी गई, ये ना जी अगले महीने तक ऐसे करें, 6 हफ्ते ये करें, फिर देखेंगे, फिर ये करेंगे। अब वो बेचारे पिट गई उनकी लाइन। अच्छा। सो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो समझ नहीं आ रही करना क्या है। तो वो जो चंद लेट्स से डजन और सो जो यूट्यूबर्स हैं या जो ट्वीट करते हैं, जो बड़ी एग्रेसिव किस्म की चीफ के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट करते हैं, अब नाउ द टाइम इज़ टू टारगेट देम। अच्छा, अब वो मैं समझता हूँ कि दे आर गोइंग टू बी टारगेटेड बाय द PTI देमसेल्व्स, क्योंकि PTI के अंदर भी दरार डोमेस्टिकली डाल दी गई है और कामयाबी के साथ। ब्रिलियंट मूव। देखो ना, वन हैज़ टू बी रियलिस्टिक। अब ये जो सारी जो गेम हो रही है यहाँ, यही है ना कि किसी तरीके के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले तो दरार डाल दी, अब जो अभी भी बोल रहे हैं उनको साइलेंस करना है, उनको निकालना है। क्योंकि पार्टी के अंदर ये शुरू हो गई ना बात कि यार हम तो बातचीत करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ रास्ता खोलना चाहते हैं इमरान खान के लिए, और ये लोग जो है ये रास्ता नहीं खोलने देते। और यही एस्टैब्लिशमेंट का मेन डिमांड है कि जी इनको बंद करें। ये जिस किस्म की ये बेहुदा किस्म की अटैक्स ज़ात के ऊपर कर रहे हैं, चीफ़ के ऊपर कर रहे हैं, फ़ौज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बगावत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं इंटरनेशनली भी एंड ऑल्सो विद इन पाकिस्तान, दिस शुड स्टॉप। तो अब मैं समझता हूँ कि वहाँ भी देयर इज़ अ मेजर ऑफ सक्सेस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने वहाँ भी इन लोगों को आइसोलेट करने में मेरा ख्याल है बहुत हद तक कामयाब हो गए। अभी आप आगे देखिएगा कैसे PTI के अंदर से आवाज़ें निकलेंगी इनको साइडलाइन करने के लिए। सो मैं समझता हूँ, नॉट टू आंसर योर क्वेश्चन, ये जो कॉन्फ्रेंस की गई, दिस इज़ एज दे से कि जिसे कहते हैं ना द आइसिंग ऑन द केक, कि अच्छा जी अब 2 चीज़ें रह गई, यहाँ तक तो हम कामयाब हो गए, अब इनको थोड़ा सा लॉलीपॉप भी देनी है। बिकॉज सिर्फ धमकियां देने से तो काम नहीं बनेगा, इनको डिवाइड करने से तो काम नहीं बनेगा, इनमें से थोड़े से और लोगों को अपनी साइड पे लेके आना है। दैट्स अ सेपरेट इशू। अपनी साइड पे कैसे लाना है? मेरा ख्याल है ये जो 1000-1200 लोग जो इनवाइट किए गए हैं, ये हैंड पिक्ड लोग हैं। इनको ऐसे तो नहीं किया गया, किसी ने पूछा इनको कैसे इन्वाइट किया? तो ये ऐसे ही होगा ना कि वहाँ के हाई कमिश्नर्स के हर मुल्क के अंदर उनको कहा गया होगा एंटी PTI लोग जो प्रो PTI नहीं है, या वो लोग जो कि मिसबिहेव नहीं करेंगे और किसी हद तक रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आप नाम हमें सजेस्ट करें और हम उनको बुला लेते हैं। सो दे पैक दिस हॉल एंड आई थिंक दे डिड अ ग्रेट जॉब, बिकॉज किसी ने कोई एडवर्स कमेंट नहीं किया, किसी ने क्रिटिसिज्म नहीं की, सारे चुप करके उन्होंने सारी बातें जो थी सुन ली। ठीक, तो एक तो ये इंप्रेशन चला गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तान की इतनी बड़ी कंटिंजेंट आई और कोई तनकीद ही नहीं हुई, सारे जो है हंसी हंसी खुशी खुशी आए और खुशी खुशी चले गए। और आखिरी बात कि जो 2 बातें जो कि अब आप ज़ाहिर है मेरे से पूछेंगे तो मैं पहले ही आपको प्रीएम्प्ट कर दूं
मुझे पता है आपकी नीयत नहीं ठीक। तो एक तो खैर आप पूछेंगे कि जी शहबाज शरीफ की स्पीच के बारे में, तो वो अलग बात कर लेते हैं, बट बेसिक उसका यही था कि इनको गुडी लॉलीपॉप्स देनी थी। और वो लॉलीपॉप्स की लिस्ट आपके सामने है। लेकिन वो इंसेंटिव्स तो इन रियल है ना, लॉलीपॉप तो रिहाई के बारे में इमरान खान साहब ये भी लॉलीपॉप्स ही है ना। अच्छा, ये ग्रीन चैनल है। अब आइए इसकी तरफ। हाँ, वो ये लॉलीपॉप इस तरीके से है कि इसमें बहुत सी चीज़ें का वादा किया गया जी, ऐसे ही है ना। हाँ जी। अब इनमें से कितनी जो है वो एक्चुअली होंगी और कितनी जो है वो लॉलीपॉप ही रहेगी, वी डोंट नो। अच्छा, बिकॉज इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कागजी कार्रवाई जो आसान है और एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, हाँ, सो अब वील डिस्कस दैट सेपरेटली, बट आई थिंक मेरा ख्याल है उससे पहले हम चीफ एग्जीक्यूटिव से पहले जरा आर्मी चीफ की बात यूं करें कि बस सबसे ज्यादा, मुझे पता था आप आएंगी यहाँ, मुझे पता, क्योंकि बस सबसे ज्यादा उनकी स्पीच का मचा है। ऐसा गैर मामूली खिताब था उनका, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये कि उसमें किस किस के लिए क्या पैगाम था आपके ख्याल? हाँ देखिए, उसके लिए मेरे हिसाब में उसमें तीन पैगाम थे मोटे मोटे, और मेरा ख्याल है इसी पे रहना चाहिए कि पैगाम क्या था। इधर उधर होने की कोशिश ना करना। आप कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, वो 3 पैगाम ये थे। एक तो ये था कि ये कॉन्फ्रेंस है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हम आपका बड़ी इज्जत करते हैं, यू आर पेट्रियाटिक। हाँ, तो ये भी कोई ब्रेन ड्रेन नहीं है, सब कुछ चल रहा है यहाँ, एंड वी नीड योर सपोर्ट एंड वी थिंक यू आर पेट्रियाटिक। क्योंकि ये था ना कि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो ये पेट्रियाटिक नहीं है। जी। तो उन्होंने कहा जी नहीं तुसी पेट्रियाटिक हो, ऐसी तो गल ही कोई नहीं। तो उनको तसल्ली दी कि वी हैव नो इश्यूज़ विद यू। मगर इससे ज़्यादा जो बड़ा पैगाम था वो था, उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में बात की, उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की, गज़ा के बारे में बात, और उन्होंने गज़ा के बारे में बात की। तीनों बड़ी अहम बातें। गज़ा के बारे में तो बड़ी उन्हें पता है पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, तो पब्लिक सेंटिमेंट को भी रिकग्नाइज करना था और सपोर्ट करना अपील था, किया उनको। ठीक। और वो तो बिल्कुल बनता था, क्योंकि अगर वो ना करते तो लोगों ने कह रहा था लो जी उत्थे इन्ने बंदे मुसलमान मारे जा रहे हैं तो क्या की कुछ नहीं। तो वो तो इट टू बी दैट वाज अ गुड टच। क्योंकि आजकल कुछ मुफ्ती साहब लगे हुए हैं जिहाद करें, ये करें, वो करें, और वहाँ से जो लोग हैं जो उनका जवाब दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं ना कि जी तुसी अगर जिहाद करना है तो अपने करो शुरू करो, जहाज़ का टिकट कटाएं और जाके फ़लस्तीन के अंदर आप जिहाद करें और अपने बच्चे को, बेटे को भेजें। हाँ। तो आप लोग बाकी लोगों को क्यों भेजना चाहते? तो वो एक काउंटर तो आ ही गया है। और ये भी स्पॉन्सर्ड है और फवाद चौधरी साहब हैं, तो ये दीज आर ऑल स्पॉन्सर्ड। मगर साथ साथ लिप सर्विस तो देनी है ना, बिकॉज जाहिर है दिट इज़ अ वेरी मेजर इशू एंड दुख, मुसलमान कौम बहुत दुखी है, और सिर्फ मुसलमान कौम नहीं और भी दुनिया बड़ी दुखी है। तो ये तो कहना ही था, और अच्छा, वेरी गुड टच, बड़ा अच्छा किया और बड़ा इस तरीके से किया, दैट वाज नीडेड। आगे आए बलूचिस्तान के बारे में, मैं उसको लिंक करता हूँ जो कश्मीर के बारे में बात की। तो बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करें, ये 1500 लोग हैं या 2500 हैं या 500 हैं, जो भी है, उन्होंने आपको तसल्ली दी, पंजाबी सेटलर्स को तसल्ली दी और सबको ये तसल्ली दी कि डोंट वरी, वी आर इन चार्ज, हम इसको वील टैकल इट, और आप फिक्र ना करें, मायूस ना हो, वी नो हाउ टू टैकल इट। मगर ये भी इशारा कर दिया हिंदुस्तान को, क्योंकि सबको पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, शरारत कौन कर रहा है, फीड कौन कर रहा है, हथियार कौन दे रहा है, सबके पीछे। तो वो भी फिर इशारा इंडिया को कर दिया जी। क्योंकि देखिए बड़े अरसे से कश्मीर की बात नहीं हो रही थी इस मुल्क में जी। बहुत अरसा से ही हम चुप हैं कश्मीर के ऊपर, क्योंकि कश्मीर के अंदर वो जो गेरिला वॉरफेयर था वो भी कमज़ोर पड़ गया है। वहाँ भी इंडिया ने उसको पकड़ लिया, कंटेन कर लिया। और हमने भी ये फैसला किया था ड्यूरिंग जनरल बाजवा's टाइम कि हम इंडिया के साथ और अब जिहादवाद की बात नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स काउंटर प्रोडक्टिव। हम तो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, हम ये मिलिट्री स्ट्रेटजी वगैरह नहीं करना। और हम ये चाहते हैं, इसीलिए सीज़ फायर भी हुई थी अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, कि हम कोई झगड़े वगड़े की तरफ नहीं जाना चाहते। और वैसे भी वी पुल्ड अ हैंड आउट ऑफ जिहाद, ये भी एश्योरेंसेस हमने दिए हैं हर जगह पे। और फिर यहाँ आपको पता ही है जो बेसिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी गायब हो गई हैं, वो भी उभरती नहीं है, वो बोलती नहीं है, कुछ नहीं करती। तो अब ये क्योंकि इंडिया का हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है बलूचिस्तान में, और हमारा भी ये मौक़िफ़ है इंटरनेशनली भी कि इसके पीछे इंडिया इज़ इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान के साथ फिर उन्होंने कश्मीर की बात कर। ये बेसिकली दिस इज़ अ पैगाम फॉर इंडिया कि हम चाहें तो हम फिर टैप खोल सकते हैं। इसीलिए कश्मीर, जुगुलर वेन, ये वो सारी बात उन्होंने की, हाँ, ये बहुत अरसे से ये बात नहीं हो रही थी। हाँ। तो अब फिर ये बात की है। इसका तल्लुक जो है इज़ विद बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का तल्लुक इज़ विद इंडिया, कश्मीर इज़
पार्ट ऑफ द इशू, तो इन दोनों को लिंक कर दिया गया। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजनल मैसेज एंड डोमेस्टिक मैसेज। डोमेस्टिक मैसेज, फिक्र ना करें, वी गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, ये टेररिज्म को भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। इंटरनेशनली इंडिया को वॉच इट, वी विल सॉर्ट यू आउट, अगर आपने किया तो वील रिटेलिएट। और पीटीआई को ये पैगाम है कि नो डील, नो डील। हमने अब सारे एंगल्स तो स्टिच अप कर लिए, हमने आपको यहाँ भी आपको फारग कर दिया, अदालतें भी आपने कोई रिलीफ नहीं आपको, फॉरेन ओवरसीज़ को भी हमने अब टैकल कर लिया जैसे करना था। और जो रह गया वो शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया, ये दे रहे हैं, 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 ग्रीन चैनल दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक ऑन द होल वेल डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट, दे हैव टैकल्ड दिस प्रॉब्लम जो उनको फेस कर रहे थे। अब जो रह गया बात जिसकी तरफ जिसे आप समझे कि काम चल रहा है, वो ये है कि अब पीटीआई के अंदर डोमेस्टिकली कुछ लोगों को आउस्ट करना है और कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, आउस्ट किसको करना है वो अभी मैं बात उधर नहीं आता है, बिकॉज फिर वो मेरे गले पड़ जाएगी वो बात, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोगों को ये आइडेंटिफाई कर दिया गया है अच्छा, कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, ये गन डालते हैं। अच्छा, जैसे बाहर वालों को आइडेंटिफाई कर दिया गया ना, जो अमेरिका में बैठे हैं या लंदन में बैठे हैं, हाँ, उनको आइसोलेट करना, वो कुछ हद तक कामयाब हो गए। इनको भी यहाँ कुछ हद तक कामयाब की तरफ जाएंगे ये, इनको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। और जो इनके लोग हैं जो कि समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके बात आगे बढ़ेगी, उनको प्रमोट करना। अच्छा, और आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है एक शख्स ने जो कि एक्चुअली इज इन द बैड बुक्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, बैरिस्टर साहब जो शहजाद अकबर साहब की बात है, हाँ, एसेट रिकवरी यूनिट, जी एसेट रिकवरी यूनिट। तो शहजाद अकबर साहब ने आज मुख्तसर सी बात की, उन्होंने कहा देखें जी, इस पर कोई शक नहीं है कि हमारे अंदर एक ग्रुप है या लोग हैं जो चाहते हैं, समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करके बात आगे बढ़ सकती है। और ये जो लाइन ली जा रही है, हार्ड लाइन, ये जो है ये कामयाब नहीं हो रही। हाँ। मगर उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को कहना चाहिए कि भाई हम समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी चाहिए, हमें हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए, अच्छा, हमें हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो पॉलिसी है इसने कोई हमें फ्रूट नहीं दिया। जब से खान साहब इस लाइन पे लगे हुए हैं और उनके साथ हम लोग लगे हुए हैं, और भी हमारी कमजोरी लेने के देने पड़ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा तब्दील किया जाए। बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि यार मान लो इस बात को, हम नहीं कहते कि आप गद्दार हैं, अच्छा, आप अनपेट्रियाटिक हैं या आप बिखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर आप कह देना कि हम जेन्युइनली ये समझते हैं कि पॉलिसी हमारी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, जैसे हम पहले पावर में आए थे, अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोशिश की जाए कि हम मिल जाएं किसी तरीके के साथ, ताकि खान साहब बाहर आएँ और हम इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर फिर वापस पावर में आए। आप कह दें ये बात, आप कहते क्यों नहीं है? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने, मगर अब सवाल ये क्यों नहीं कहते ये, क्यों नहीं कहते, क्या वजह? अवामी सपोर्ट खो जाएगी। यस, इसीलिए somebody like सलमान अकरम राजा, यंग लोग जो हैं वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात पे, और बाकी लोग जो हैं जो कि मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी स्टैंडिंग इन द पब्लिक इज गोइंग डाउन। अच्छा, लेकिन सिटी साहब आपने कहा था कथा कलामी की माजरत कि अगर इमरान खान किसी भी स्टेज पे ऐसा यू टर्न लेंगे तो उनके फॉलोअर्स लबैक कहेंगे, मगर हाँ, उन्होंने यू टर्न नहीं ली। अब आइए उनके बयान जो आ गया है, उस बयान के अंदर कोई यू टर्न नजर आती है आपको? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन कोई इतनी सख्त गिर ट्वीट नहीं है, हमें एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक करते दिखाई नहीं दे रहे जैसे वो माजी में करते थे। हाँ, एग्जैक्टली। खान साहब कह रहे हैं मैंने किसी को नहीं कहा कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करें। उन्होंने वहां से पहला ओपनिंग स्टेटमेंट उनका ये है कि मैंने नहीं कहा कि किसी के साथ आप बातचीत करें, एस्टैब्लिशमेंट के साथ निगोशिएट करें। मैंने नहीं कहा ना, मैंने माजी में डील की है। मगर अगर कोई समझता है कि वो बात कर सकते हैं और कोई चीज निकल सकती है तो वो करके देख अपने उन पे करें, अपने हाँ उस पे करें, मगर मैंने नहीं कहा, और ना ही मैं अपनी रिहाई के लिए या अपने मफाद के लिए करूंगा। मैं तो पार्टी और पाकिस्तान, उनका जो मौक़िफ़ है उसके लिए अगर मैंने कभी बात करनी पड़ी तो करी, क्योंकि वो पहले खुद कहते रहे ना कि जो पावरफुल लोग हैं उन्हीं से बात करनी है। मगर अब वो उनका ये पोजीशन ये है कि मैं नहीं कह रहा कि बात करें, कि उन्हें नज़र आ गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म के मूड में नहीं है खान साहब के साथ बात करने के। मैंने कब से कहा आपको कि ये नहीं ट्रस्ट करते खान साहब को, कंप्लीट लैक ऑफ ट्रस्ट, इसलिए ये चांसेस ही नहीं है कि, और मैं कब से कह रहा हूँ, और ये लोग जो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करके को बात बन सकती है,
ये इनकी कोई बात नहीं बन सकती। ये कोई ऐसा पैगाम खान के पास नहीं जा सकते जिसके साथ रास्ते को खुल जाए। अच्छा। खान खुद रास्ते खोल सकता है, मगर खान अभी तैयार नहीं है। इसीलिए कहता है मैंने नहीं कहा किसी को, मगर कोई करना चाहे तो बात कर ले। अच्छा। बिकॉज उसको पता है कि मैंने अपनी आवाम को अब इतना एंटी एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है कि मेरे लिए भी इतना आसान नहीं होगा। कोई रास्ता छोटा मोटा खुले तो मैं उनमें अब बात आगे करूं, मगर अभी वो स्टेज नहीं है। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ टाइम इज़ पासिंग बाय। खान साहब जो है उन्होंने लेट कर दी सारी बात। अच्छा। इसमें बहुत से अब डिवीजन शुरू हो गई हैं और एस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो रही है, गवर्नमेंट कामयाब हो रही है। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को चलाना शुरू कर दिया है, रिलीफ देनी शुरू कर दी है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिलनी शुरू कर दी है। अब ये जो सेनेटर्स आए हैं, वी कैन डिस्कस दिस अगर आपके पास कोई सवाल है। बट कांग्रेसमैन, हाँ, ये कांग्रेसमैन जो आपने प्रेडिक्ट किया था कि एक डेलीगेशन जल्द विजिट करने जा रहा है, और मैंने ये भी कहा था दे विल नॉट टॉक अबाउट इमरान। यस, अकॉर्डिंग टू यार सादिक साहब, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने करनी होती तो वो खड़े होकर मीडिया के आगे बहुत सी बातें कर सकते थे, उन्होंने नहीं की। वो चीफ से मिले हैं, वो सादिक से मिले हैं, वो और लोगों से मिले हैं, मरियम नवाज साहिबा से, सबसे मिले हैं। नॉट अ वर्ड आउट ऑफ देम फॉर इमरान खान। इसीलिए पीटीआई की जो सारी पूरी कोशिश थी, डिप्लोमेटिक स्ट्रीट प्रोटेस्ट यहाँ आउटसाइड पाकिस्तान, तो उसके बहुत से पहलू थे ना। यूके वाले जो थे वो नून लीग को अटैक कर रहे थे, नवाज शरीफ को अटैक, और एहसन इकबाल जाता है उसको अटैक, ख्वाजा जाता है उसके पीछे, वो लोग यही लगे रहते हैं। और वो आजकल भी एवनफील्ड हाउस के बाद इससे ज़्यादा उनके बस की बात नहीं है। एक दो लोगों को उन्होंने कांटेक्ट किया पार्लियामेंट के अंदर, मगर वो बात नहीं बनी। वहाँ यूके वाले जो गवर्नमेंट है वो दे वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन ऑल दिस। मगर अमेरिका में एज आई सेड द लॉबी सिस्टम वर्क्स। एंड आगे अब इलेक्शंस आ रहे हैं 2 साल के बाद, मिड टर्म इलेक्शंस कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेसमैन को पैसे भी चाहिए होंगे, तो इसलिए कुछ बातें उन्होंने कर दी इनके हक में। बट आई थिंक द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इसके दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन योर पॉलिटिक्स। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज establishment and government have been successful, और पीटीआई is unfortunately not successful. इन्होंने जो भी strategies follow की हैं they failed.